ऑलराइट, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। जानेंगे सिस्टम यूनिट क्या है, कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रजिस्टर्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एसएमपीएस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में, और जानेंगे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। वैसे तो कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन बिगिनर के लिए इस वीडियो में एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सिंपली समझेंगे। ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक्स को समझने के बाद आप कंप्यूटर साइंस से थोड़ा और क्लोज हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अगर सिस्टम की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो सिस्टम कई तरह के एलिमेंट्स या पार्ट्स का ऐसा ग्रुप है जिसमें ये अलग अलग पार्ट्स किसी एक गोल, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। और सिस्टम के जितने भी एलिमेंट्स या पार्ट्स होते हैं वो केवल एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह एक कंप्यूटर सिस्टम में भी कई तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और किसी भी प्रोसेस के दौरान आपस में कई बार कम्युनिकेट भी करते हैं। सिस्टम में ये सब पार्ट्स एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट रहते हैं और इतना कंट्रोल्ड मैनर में काम करते हैं कि नॉर्मली तो हम नोटिस ही नहीं करते कि पार्ट्स अलग अलग हैं। तो एक ब्रॉड लेवल पर एक कंप्यूटर सबसे पहले यूजर से डेटा एक्सेप्ट करता है जिसे डेटा इनपुट बोला जाता है। इसके बाद इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उस डेटा का जो आउटपुट है वो यूजर को प्रोवाइड करवा दिया जाता है या फिर कभी बाद में एक्सेस करने के लिए, दोबारा देखने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। तो बेसिकली हम कंप्यूटर की इन अलग अलग टास्क को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यह है जैसे इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है जिसमें कंप्यूटेशन के लिए केवल 2 वैल्यूज आइदर ऑन और ऑफ या 0 और 1 को यूज किया जाता है। लेकिन हम अपनी डे टू डे लाइफ में हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश या हिंदी या कोई भी नेटिव लैंग्वेज जो कि एक डिजिटल कंप्यूटर नहीं समझ पाता, और बाइनरी लैंग्वेज इंसानों के लिए डिफिकल्ट है। तो ऐसे में कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझने के लिए आसान बना दे, और ये काम करती है कंप्यूटर की इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में उन सब डिवाइस को रखा जाता है जो कंप्यूटर में डेटा, कंट्रोल सिग्नल या प्रोग्राम को फीड करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एक्सेट्रा एक इनपुट डिवाइस है। ये डिवाइस एक कंप्यूटर सिस्टम को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करती है, मतलब एक यूजर और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन का जरिया है। इसके बाद है सिस्टम यूनिट। ये वो यूनिट है जिसमें उन सब डिवाइस को इंक्लूड किया जाता है जो कंप्यूटर के लिए एक्चुअल में कंप्यूटिंग का काम करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आउटपुट यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे इनपुट यूनिट का काम है यूजर से मिलने वाले इनपुट डेटा या सिग्नल को कंप्यूटर के समझने लायक सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक वैसे ही आउटपुट यूनिट जो होती है वो कंप्यूटर से आने वाले डिजिटल डेटा को या किसी प्रोसेस के आउटकम को यूजर के समझ में आने लायक बनाती है। बेसिकली ये डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करती हैं, जैसे कि साउंड, विजुअल्स एक्सेट्रा। और आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या प्लॉटर एक्सेट्रा। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए हमें कंप्यूटर के लिए डेटा इनपुट करने के लिए इनपुट यूनिट और कंप्यूटर से प्रोड्यूस्ड रिजल्ट को समझने के लिए आउटपुट यूनिट की जरूरत होती है। तो अब टाइम है कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के बारे में बात करने का। सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर का वो यूनिट है जिसमें उन सब डिवाइस को इंक्लूड किया जाता है जो कंप्यूटर के लिए एक्चुअल में कंप्यूटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। सिस्टम यूनिट टर्म का यूज जनरली एक कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइस से अलग शो करने के लिए किया जाता है, और सिस्टम यूनिट में मेनली शामिल होते हैं मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम एक्सेट्रा, साथ ही वो केस भी जिसमें ये सब डिवाइस रखी जाती है। और किसी भी कंप्यूटर के लिए सिस्टम यूनिट सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग का काम हैंडल करती है। और अगर बात करें पेरिफेरल डिवाइस की, तो पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस है जो एक एसेंशियल कंप्यूटर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर से इंटरेक्शन को ईजी बनाती है। इनको जरूरत के हिसाब से अलग अलग कनेक्ट किया जा सकता है, और मेनली इनपुट आउटपुट यूनिट की डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में आती है, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा। तो ये तो हुई पेरिफेरल डिवाइस। और अब अगर सिस्टम यूनिट की बात करें तो सिस्टम यूनिट में 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं।
ये है मदरबोर्ड, प्रोसेसर और मेमोरी। मदरबोर्ड ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है। कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट, जो भी पार्ट्स हैं, सब इस मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं और ये मदरबोर्ड ही है जिसकी वजह से अलग अलग कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम की अलग अलग डिवाइस को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट का सेकंड कोर कंपोनेंट है प्रोसेसर। इसे आप कंप्यूटर के इंजन की तरह समझ सकते हैं या फिर कंप्यूटर के ब्रेन की तरह। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी बोला जाता है। ये सीपीयू एक चिप की फॉर्म में होता है। ये चिप या आईसी कोडेड इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती है, एज ए इनपुट लेती है और फिर इनको एग्जीक्यूट करती है। फिजिकली मार्केट में आपको दो तरह के प्रोसेसर मिलते हैं, विद पिन्स और विदाउट पिन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट और दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर के अलग अलग ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। मतलब इनपुट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट को सीपीयू का कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। और किसी भी ऑर्केस्ट्रा लीडर की तरह कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करती, बल्कि ये प्रोग्राम के अलग अलग कंपोनेंट को काम करवाने के लिए डायरेक्शन देती है। सीपीयू की कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी दोनों के साथ कम्युनिकेट करती है। बेसिकली कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में स्टोर्ड प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, बाद में इन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल्ड तरीके से एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है और इस दौरान ये डेटा को ना तो प्रोसेस करता है और ना ही स्टोर करता है। ये केवल इंस्ट्रक्शन को समझता है और फिर कब क्या करना है कंप्यूटर को डायरेक्शन देने का काम करता है और अलग अलग यूनिट्स के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है। हम इसके बारे में स्टोरेज यूनिट में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं वो सबसे पहले आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग के दौरान जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे कंट्रोल यूनिट इस डेटा को मेमोरी से, मेन मेमोरी से कंप्यूटर की बाकी यूनिट तक ट्रांसफर करता रहता है। और किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय बीच बीच में कई बार डेटा का ट्रांसफर तो होता ही है। तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद अब बात करेंगे सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का वो पार्ट है जो कंप्यूटर के लिए अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। बेसिकली सीपीयू के अर्थमेटिक यूनिट चार तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकती है। ये है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके अलावा जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकती है और लॉजिकल ऑपरेशन से मेरा मतलब है कंपैरिजन से। तो सीपीयू की ये यूनिट लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर एक्सेट्रा को कंपेयर कर सकती है और इन्हीं कंपैरिजन के रिजल्ट के बेस पर कंप्यूटर डिसीजन लेता है और एक्शन लेता है। और इसीलिए कंप्यूटर की ये यूनिट कंप्यूटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ रियल एग्जांपल की बात करें तो सीपीयू की इसी एबिलिटी की वजह से कंप्यूटर ये बता देता है कि ट्रेन में सीट अवेलेबल है कि नहीं, आपके मोबाइल का रिचार्ज कब एक्सपायर होने वाला, एक्सेट्रा। थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस में मेनली तीन कंडीशंस को टेस्ट करती है। जैसे ये है इक्वल्स टू कंडीशन, लेस देन कंडीशन और ग्रेटर देन कंडीशन। इक्वल्स टू कंडीशन टेस्ट में ALU दो वैल्यूज को कंपेयर करता है कि ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इसी की वजह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये चेक कर सकता है कि ट्रेन में जितनी सीट और जितनी टिकट बुक हुई है वो अगर बराबर है या नहीं, और अगर बराबर है तो ये डिक्लेयर किया जा सकता है कि ट्रेन में कोई और सीट अवेलेबल नहीं है और अब ट्रेन के लिए और ज़्यादा बुकिंग नहीं की जाएगी। इसके बाद है लेस देन कंडीशन और इस टेस्ट में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंपेयर करता है कि एक वैल्यू दूसरे से छोटी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने जो परसेंटेज मार्क्स स्कोर किए हैं वो अगर 33 से कम है तो स्टूडेंट फेल डिक्लेयर कर दिया जाए और अगर नहीं तो पास। इसके बाद है ग्रेटर देन कंडीशन और इस टेस्ट में ALU कंपेयर करता है कि एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी की डेट आज की डेट से बड़ी है तो प्लान वैलिड है और अगर नहीं तो इसका मतलब प्लान एक्सपायर हो चुका है। वैसे एक कंप्यूटर एक साथ कई कंडीशंस को चेक कर सकता है। इनफैक्ट ALU 6 अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। ये है इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ओके, तो हमने कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की बात की, तो रजिस्टर के बारे में भी बताना जरूरी है।
तो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन या डेटा के लिए टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है और इनमें डेटा स्टोरेज की स्पीड काफ़ी हाई होती है। ये मेमोरी के पार्ट नहीं है बल्कि स्पेशल पर्पज लोकेशन है जिनमें इंस्ट्रक्शन या डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है और ऐसा करने से इन रजिस्टर की वजह से सीपीयू के ऑपरेशंस की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। इन रजिस्टर को भी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ही कंट्रोल करता है और डायरेक्शन देता है। प्रोसेसिंग के दौरान एएलयू इन रजिस्टर में डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं और जब तक डेटा को आगे ट्रांसफर करने के इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते तब तक रजिस्टर भी डेटा को स्टोर रखते हैं। ये किसी भी कैलकुलेशन के लिए डेटा को पहले से तैयार रखते हैं ताकि जब भी सीपीयू को जरूरत हो डेटा काम में लिया जा सके। इन शॉर्ट, कंप्यूटर में रजिस्टर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है जो सीपीयू में प्रोसेस होने वाले डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं और ऐसा करने से सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अगर आज के i7 प्रोसेसर की बात की जाए तो 32 बिट प्रोसेसर के लिए 8 और 64 बिट प्रोसेसर के लिए 16 रजिस्टर्स प्रोसेसर के साथ में आते हैं। तो अब तक हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड, सीपीयू के बारे में, सीपीयू के भी दोनों पार्ट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ रजिस्टर के बारे में भी बात की और अब हम बात करेंगे सिस्टम यूनिट में ही मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। तो प्राइमरी स्टोरेज को आप कई नाम से जानते हैं जैसे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, मेन मेमोरी या फिर रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कंप्यूटर की दुनिया में ये सारी टर्म्स लोग एक दूसरे की जगह यूज करते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट है जो प्रोसेसिंग के दौरान काम में आने वाले डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। हालांकि मेमोरी मेनली सीपीयू के साथ ही काम करती है, लेकिन ये सीपीयू से अलग है, एक अलग यूनिट है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर प्रोसेसर को जो भी काम करना होता है उससे रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स और डेटा सबसे पहले कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होते हैं और उसके बाद ही सीपीयू इन डेटा को प्रोसेस कर पाता है। मेमोरी में ये डेटा या इंस्ट्रक्शंस को तब तक रखा जाता है जब तक उनसे रिलेटेड प्रोसेसिंग चल रही होती है और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब इन डेटा या इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और ऐसा करना जरूरी भी है। इसको दो वजह से समझा जा सकता है। पहला कि ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये डेटा को केवल टेम्परेरीली स्टोर करती है, मतलब प्राइमरी मेमोरी में आइटम तब तक ही स्टोर रहते हैं जब तक कि कंप्यूटर पावर ऑन है, चालू है। जब मशीन ऑफ होती है तो इसके साथ ही मेमोरी से डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरा है लिमिटेड मेमोरी स्पेस, मतलब अगर कंप्यूटर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं और अगर एक प्रोग्राम की अनयूज्ड डेटा या इंस्ट्रक्शंस को रिमूव नहीं किया जाए तो बाकी दूसरे प्रोग्राम मेमोरी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। या फिर हो सकता है कि जो डेटा अभी अंडर प्रोसेसिंग है उसके लिए भी मेमोरी में स्पेस अवेलेबल ना हो। तो ऐसे केस में जरूरी है कि प्राइमरी मेमोरी से अनयूज्ड डेटा को टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाए। अगर प्राइमरी मेमोरी की डेटा को रीड और राइट करने की स्पीड की बात करें तो ये काफ़ी हाई होती है। प्राइमरी मेमोरी की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि इसमें इंस्ट्रक्शन या डेटा मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो, उन इंस्ट्रक्शंस या डेटा को रिट्रीव या एक्सेस करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए इन्हें रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। कोई भी प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो प्रोसेस के शुरू होने से पहले पूरा का पूरा प्रोग्राम और कई तरह के इनपुट डिवाइस से मिलने वाले डेटा को कंप्यूटर के मेन मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। साथ ही प्रोसेसिंग के दौरान बीच बीच में होने वाली कैलकुलेशन का रिजल्ट भी। और इसके अलावा जब कोई स्पेसिफिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब इस प्रोसेस का जो डेटा आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाना होता है उसको भी एक बार टेम्परेरीली रैम में ही स्टोर कर लिया जाता है। और इस तरह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए प्रोसेसर के साथ में फास्ट प्राइमरी मेमोरी यूज की जाती है। और आज इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पर DDR4 रैम लेटेस्ट है। और अब बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। तो जैसा कि हमने बात की प्राइमरी स्टोरेज की स्पीड तो हाई है, लेकिन डेटा स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड है और डेटा भी टेम्परेरीली स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसे केस में जब एक कंप्यूटर इतना प्रोसेसिंग करता है, काफ़ी ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस करता है, तो इस डेटा को अगर हमको परमानेंटली स्टोर करना हो तो क्या किया जाए? जी हाँ, डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव एक्सेट्रा में। इन डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी तो ज़्यादा होती है, साथ ही ये डेटा को परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा।
तो हमने अब तीनों टाइप के स्टोरेज, रजिस्टर, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात की। और अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये भी समझ लेते हैं कि ये तीनों तरह की स्टोरेज के साथ एक कंप्यूटर का प्रोग्राम काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि एक सीपीयू को 100 स्टूडेंट के डेटा को प्रोसेस करना है और 100 स्टूडेंट का डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में ऑलरेडी स्टोर है। तो सबसे पहले ये डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज से सीपीयू के रजिस्टर में, और इसके बाद इस डेटा को सीपीयू प्रोसेस करता है। और फाइनली जब सीपीयू इस डेटा को प्रोसेस कर चुका होता है तो आउटपुट या रिजल्ट को फिर से पहले रजिस्टर में सेव किया जाता है, फिर रजिस्टर से रैम में ट्रांसफर किया जाता है और फिर डेटा को या तो आउटपुट यूनिट तक सेंड कर दिया जाता है या फिर परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में सेंड कर दिया जाता है। अगर अलग अलग स्टोरेज डिवाइस में कंपैरिजन की बात करें तो इस टेबल में आप अलग अलग मेमोरी का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। तो अभी तक हमने जिन डिवाइस के बारे में बात की है वो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स हैं। हार्डवेयर मतलब वो सारे फिजिकल पार्ट जिनको आप छू सकते हैं, जैसे इंटरनल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस एक्सेट्रा। इंटरनल डिवाइस है जैसे आपका हार्ड डिस्क है, आपका रैम है, मदरबोर्ड है, और पेरिफेरल डिवाइस है जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा। तो इसके बाद है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के लिए वो प्रोग्राम है जिनमें लिखे रूल्स या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक कंप्यूटर कंप्यूटिंग करता है। बेसिकली आपके कंप्यूटर को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाते हैं और एक तरह की समझ देते हैं कि क्या कंप्यूट करना है, कैसे कंप्यूट करना है। सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, इनको ऑपरेट करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक आउटकम के लिए यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल हो सकता है। और यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि एक यूजर कभी भी डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल नहीं करता है। ये कम्युनिकेशन केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ही पॉसिबल है। तो गाइज, इस वीडियो में हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात की। आई होप कि ये सब आपको इंटरेस्टिंग लगे। अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आप सुन रहे हैं मुझे, मतलब विष्णु को, और आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू एंड गुड बाय।